Hi friends, there are protests from the farmers of the 6 states and they are trying to block the national capital territory, the New Delhi. And these protests are against the 3-Farm Act brought by the Modi government. So today we will analyze that why there is a protest from the farmers. We will analyze that what are those 3-Farm Acts and what are the benefits of those 3-Farm Acts. एंड फाइनली वी विल सी द वे फॉरवर्ड। तो आपको अगर हमारा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड डियर फ्रेंड्स, सिंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवाड़ी। So why farmers are protesting in India? So currently farmers of 6 states, they are trying to enter in the national capital territory Delhi, and there are violent clashes between the farmers and the police. And these farmers are basically from 6 states: the Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand and Himachal Pradesh. But the farmers of Punjab are basically leading the ongoing agitation. And जो ये current protest हो रहा है, it is against the 3-Farm Act. जो पहला Farm Act है, ये बोलता है to break the monopoly of the government regulated mandis, and now farmer can sell their produce outside the mandi. जो पहला Farm Act है जिसका विरोध हो रहा है, देखिए वैसे बड़ी सिंपल सी बात है कि पहले फार्मर्स सिर्फ मंडी में ही प्रथमतः अपना सामान बेच सकते थे, अब वो मंडी में भी बेच सकेंगे और बाहर भी बेच सकेंगे। ये पहला फॉर्म एक्ट है। नंबर 2, द न्यू फॉर्म एक्ट प्रोवाइड्स बेसिक लीगल फ्रेमवर्क सो दैट फार्मर कैन हैव ए प्रॉपर tripartite contract with the corporate world so that they can sell their produce to the corporate world. जो कृषि से संबंधित इंडस्ट्रीज हैं जैसे टोमेटो केचप, जैसे कि जैम, उन सबको एग्रो प्रोड्यूस लगता है। तो जो सेकंड एक्ट है वो बोलता है कि प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिससे किसान अपना सामान बिना बिचौलियों के कंपनियों को बेच सकेंगे। तो आप समझ गए, इसमें जितने बिचौलिए हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो भी अपोज कर रहे हैं। थर्ड है, अभी तक हमारे यहाँ उतना अच्छा वेयर हाउसिंग नहीं था, तो एग्रो प्रोड्यूस के कई बार जो दाम है वो एकदम से बढ़ जाते थे अगर किसी एग्रो प्रोड्यूस की कमी हो जाए। जैसे प्याज है तो उसका रेट एकदम से बढ़ जाता था जरा सा प्याज की सप्लाई इफेक्ट हो जाए। तो अब सरकार का तीसरा जो फार्म एक्ट है वो कहता है कि नाउ देयर विल बी मोर बेटर वेयर हाउसिंग, देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट इन द वेयर हाउसिंग, एंड नाउ देयर विल बी नो आर्बिट्री लिमिट ऑन द स्टॉक होल्डिंग ऑफ द फूड आर्टिकल। तो अब पहले से ज़्यादा वेयर हाउसिंग रहेंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी राज्य सरकारों को कि वो जिसको जमाखोरी के नाम पर वो चीज़ों को रोकता था, तो शायद अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि हर चीज़ के स्टॉक बहुत ही अच्छी मात्रा में रहेंगे क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स आगे आएंगे, वेयर हाउसिंग बढ़ेगी। तो ये 3 बेसिकली फार्म एक्ट है जिसका विरोध किसान कर रहे हैं या यूँ कह लीजिए कि बिचौलिए करवा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि फार्मर्स की क्या एप्रीहेंशन है, तो पहली एप्रीहेंशन हम बात करें कि जो एग्रीकल्चर है इट इज़ इन द स्टेट लिस्ट। तो किसानों का ऐसा मानना है कि ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट शुड बी हैंडल्ड बाय स्टेट, इट शुड नॉट बी हैंडल्ड बाय द सेंटर। लेकिन देखिए सरकार का भी अपना मानना है कि धीरे धीरे जो दुनिया है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। हमने टैक्सेशन में भी 1 नेशन 1 टैक्स कर दिया, तो इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑल्सो द गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स 1 नेशन एंड 1 एग्रो सेटअप। तो ये सरकार का अपना ये मानना है। देन सेकेंड अगर बात करें जो अब जो है APMC दैट इज एग्रो प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, यानी जो मंडियां हैं, अभी तक खाली उन्हीं मंडियों के माध्यम से जो एग्रो प्रोड्यूस की खरीद फरोख्त होती थी, अब जो है एक्ट कहता है कि APMC के बाहर भी, मंडी के बाहर भी किसान बेच सकेंगे। तो किसानों का बेसिक एप्रीहेंशन है कि उनको प्रॉपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले या ना मिले, लेकिन इस बात को मोदी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि फार्मर्स विल कंटिन्यू टू गेट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी समर्थन मूल्य किसानों को अपनी फसल का मिलता रहेगा। From those internet searches, you have to
find definitions, concepts, diagrams, as well as any other value addition material that you can find. And for that, time and again, I came across the material hosted by Unique IS and several other institutes, that the video logs of Gaurav Marwah sir, they were quite relevant for core material as well as time management, stress busting, increasing your productivity, as well as retention, concentration. They were quite helpful. So time and again, in my free time, I would refer to these value addition or self-help blogs as well as content development blogs, and they were quite helpful. Thank you. Thank you, sir. देन अगला एप्रीहेंशन है किसानों का ऐसा मानना है कि उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं किया गया, और अपने आप में किसानों का ये भी मानना है कि इससे ये जो फार्म एक्ट है ये कहीं ना कहीं अंबानी के इशारों पे लाया गया है, यानी इट्स एन अटेम्प्ट अंडर ए लार्जर एजेंडा टू कॉर्पोरेटाइज द एग्रीकल्चर। तो ये कुछ अपने किसानों के नज़रिए हैं। आप इसमें चूंकि किसानों का उनको बेसिकली एप्रीहेंशन था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सरकार ने क्लियर कर दिया कि यू विल गेट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नाउ व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस is the minimum price which is available to the agro produce. Every year it is decided by one agency of the government, and the name of that agency is APMC. That is the name of that agency is Agriculture Cost and Pricing Commission. The Commission on Agriculture Cost and Pricing. तो जो कृषि मूल्य लागत आयोग है वो इससे निर्धारित करता है। तो सरकार ने क्लियर कर दिया कि आपको आपकी कृषि का उपज का उचित मूल्य मिलेगा, और जो FCI है वो एक नोडल एजेंसी का काम करता है इस दिशा में। और अगर हम सरकार के नज़रिए से देखें कि भाई ज़रूरत क्या थी ये फार्म एक्ट लाने की, फार्म बिल लाने की, तो सरकार भी अपनी जगह सही है कि पहले सीधे सीधे एक मोनोपोली हो रही थी मंडियों की, अब वो मोनोपोली टूटेगी, बेटर कंपटीशन होगा, बिचौलिए हटेंगे, तो फार्मर को भी फायदा है, एग्रीकल्चर कंपनी को भी फायदा है। पहले एक तरीके से कोटा परमिट लाइसेंस राज था एग्रीकल्चर में, वेयर हाउसिंग नहीं बढ़ रहे थे। नाउ द कोटा परमिट लाइसेंस राज विल एंड, नाउ देयर विल बी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो देयर विल बी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, देयर विल बी FDI इन स्पेशली द वेयर हाउसिंग पार्ट, द कोल्ड फ्रीजिंग पार्ट। तो इससे सरकार को लगता है कि भाई कृषि में काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। जो FDI है वो, मैं ये नहीं बोल रहा एग्रीकल्चर में होगा, FDI गवर्नमेंट सोच रही है कि वेयर हाउसिंग में हम कहीं ना कहीं बढ़ाएं, एग्री बिजनेस में कहीं ना कहीं हम FDI बढ़ाएं, ऐसी सरकार की मंशा लगती है। एंड बार बार चूंकि वर्ड आ रहा है APMC मंडी, इसकी भी बात कर लें तो APMC जो मंडी है दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी मंडी, यानी एक ऐसा डेजिग्नेटेड एरिया होता है जो कि हर राज्य में मंडी बोर्ड निर्धारित करता है, जहाँ पे बेसिकली फार्म प्रोड्यूस की खरीद और फरोख्त होती है। तो नया एक्ट कहता है भाई मंडी में तो ये सामान बेचोगे, लेकिन पहले जो मंडियों की मोनोपोली थी वो मोनोपोली अब इस फार्म एक्ट में खत्म। मिस्टर तरुण कुमार पिथोड़े, ऑल इंडिया 7th रैंक इन IAS 2009। गौरव मारवा सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में, एंड सिंस आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, आई डिड नॉट अटेंड एनी अदर कोचिंग इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स फॉर जनरल स्टडीज, एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू हिम। की जा रही है तो फार्म एक्ट के आप बेनिफिट तो आप समझ ही गए कि बड़ा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट है अब वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले से ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल होंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। तो जो मार्केट में एकदम कई बार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस महंगे हो जाते थे, शायद अब वो नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं इस एक्ट से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगा, एग्रो बिजनेस बढ़ेगा, फार्मर का प्रॉफिट बढ़ेगा, और बैंक भी चूंकि इसमें बेसिकली ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, कॉर्पोरेट देयर इज ए ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कहीं ना कहीं बैंक को भी इसका फायदा मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप टोमेटो केचप बनाते हैं, तो आपको टोमेटोज चाहिए एंड आपने कॉन्ट्रैक्ट किया फार्मर से कि आप हमको सप्लाई करोगे टोमेटोज की, लेकिन बदले में आपको किसानों को जो टोमेटो है उसकी क्वालिटी के लिए कुछ उनको सीड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कुछ सर्विसेज देनी पड़ेंगी, कुछ आपको क्रेडिट दिलवाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ये क्रेडिट कहाँ से आएगा? दिस क्रेडिट विल बी अवेलेबल टू द फार्मर्स थ्रू द बैंक।
तो बैंक जो किसानों को भी क्रेडिट देगा, किसान जो बैंक है ये बेसिकली एग्री बिजनेस कंपनी को भी क्रेडिट देगा, और जब मुनाफा होगा किसानों का तो किसान जो है अपना प्रोड्यूस जो है डायरेक्ट जो है एग्री बिजनेस कंपनियों को देंगे, बिचौलिए इससे हट जाएंगे, तो एग्री बिजनेस भी बढ़ेगा, फार्मर्स के लिए भी अच्छा और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी अच्छा रिफॉर्म है। एंड इसमें मिडलमैन का रोल नहीं रहेगा, और इसमें एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा कि चाहो आप मंडी में बेचो चाहे बाहर बेचो, तो हर तरह से ये एक्ट लगता है काफ़ी अच्छा है। प्राइवेट प्लेयर्स बढ़ेंगे, इंडिया में वेयर हाउसिंग बढ़ेगा, कोल्ड फ्रीजर बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है इससे इंडिया का एक्सपोर्ट भी अच्छा हो। एंड गवर्नमेंट जो है मिडिल मैन को हटा के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इसमें प्रोड्यूस करेगी। तो गवर्नमेंट चाह रही है पूरा फार्मर फ्रेंडली एनवायरनमेंट इसके माध्यम से प्रोड्यूस करना। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, so it seems to be an attempt by the government to make one nation, one agro marketing in India. But at the same time, government should see that our farmers should be protected from the clutches of the corporate world. तो एक बैलेंस करने की ज़रूरत है कि वन नेशन वन एग्रो मार्केट भी हो, और कहीं ना कहीं किसानों का शोषण ना हो, किसानों का इसमें लाभ ही हो। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन कि why there is an agro protest in India, why there is a farm protest in India.